माँ बाप जवानी में इन 10 बातों को अपने दिमाग में बिठा ले तो बुढ़ापे में उन्हें कोई दुख नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस संसार में माता पिता से बड़ा कोई धन नहीं है और उसकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। वह अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, अपनी खुशियाँ, अपने सपने और अपनी इच्छाएं। लेकिन जब वही बच्चे उन्हें बुढ़ापे का सहारा देने की बजाय उन्हें उपेक्षित कर देते हैं तो यह समाज के लिए गहरी सीख बन जाती है। यह कहानी है एक बेटी की जो विदेश से लौटकर अपने बूढ़े माता पिता को असहाय और अपमानित हालत में पाती है। जब वह सच्चाई जानती है तो उसके जीवन के मूल्य, संस्कार और परिवार के प्रति उसका प्रेम सब कुछ दांव पर लग जाता है। यह सिर्फ एक बेटी की संघर्ष की गाथा नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के उन लोगों के लिए भी एक आईना है जो अपने माता पिता को उनके अधिकार और सम्मान से वंचित कर देते हैं। दोस्तों, औलाद माता पिता के जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता अपनी सारी खुशियाँ, सपने और अपना ऐशो आराम उनके परवरिश में लगा देते हैं। वह उनकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए खुद की इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। एक पिता दिन रात मेहनत करता है ताकि उसका बच्चा किसी चीज़ की कमी महसूस ना कर सके, और एक माँ अपने सपनों को भूलकर अपने बच्चों की खुशियों को प्राथमिकता देती है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, बुढ़ापा जब उसके जीवन में दस्तक देता है, तब यही समय होता है जब माता पिता को अपने बच्चों के सहारे और स्नेह की सबसे अधिक ज़रूरत होती है। उनके कमज़ोर कंधे, कांपते हाथ और थक चुकी आंखें यह आशा करती है कि उनके बच्चे उन्हें सहारा देंगे, उनकी सेवा करेंगे और उनके बुढ़ापे को सुखद बनाएंगे। दुर्भाग्य से यह हमेशा सच नहीं होता। आज के समाज में कई बार औलाद अपने माता पिता को बोझ समझने लगते हैं, उनके प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं और उनकी उपेक्षा करने लगते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए अपने नींद की त्याग की है, वही माता पिता बुढ़ापे में अकेलेपन और अपमान का सामना करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि औलाद वही फसल काटती है जो उसने बोया है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो औलाद अपने माता पिता का अनादर करती है वह जीवन में कभी सुख नहीं पाता है। वहीं जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं वे न केवल उनकी दुआओं का फल पाते हैं, बल्कि समाज और ईश्वर के सामने भी सम्मानित होते हैं। इसलिए औलाद का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने माता पिता के बुढ़ापे को स्नेह और सेवा से संवारें। माता पिता केवल दायित्व तो नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उन्हें सम्मान देना, उनकी सेवा करना न केवल हमारा फर्ज है, बल्कि यह हमें इंसानियत का असली पाठ भी सिखाता है। बुढ़ापा एक सच्चाई है और औलाद वह आईना है जिसमें माता पिता अपना भविष्य देखते हैं। तो आइए हम यह सुनिश्चित करें कि उनका बुढ़ापा अकेले पड़े रहने का दर्द नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रेम और आदर का हो। यही हमारा असली जिम्मेदारी है। दोस्तों, भारतवर्ष के एक छोटे से गांव सूरजपुर में रहने वाली रचना नाम की एक बेटी अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। वह 2 भाई बहनों में सबसे छोटी और अपने परिवार की चिराग थी। संस्कारी, सरल स्वभाव और अपने माता पिता की आदर करने वाली रचना का जीवन हमेशा प्रेरणा रहा है। लेकिन आज रचना को विदेश गए पूरे 2 साल हो गए थे। वह अपने पति निहार के साथ अमेरिका में रह रही थी। आज का दिन रचना के लिए बहुत खास था, क्योंकि आज उसके पिता मनोहर का जन्मदिन था। रचना उन्हें सरप्राइज देने की एक योजना बनाई थी। वह सुबह सुबह अपने पति निहार के साथ भारत निकलने वाली थी, लेकिन सुबह से ही भारी बारिश हो रही थी
जिसने उसकी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। बारिश के कारण उसकी फ्लाइट देरी से चल रही थी और कुछ उड़ानें तो रद्द भी हो चुकी थी। रचना का मन उदास हो गया था। वह पिछले 2 महीने से अपने माता पिता से बात भी नहीं कर पाई थी। जब भी वह अपने भाई अमन को फ़ोन करती थी तो उसे यही जवाब मिलता था कि माँ पापा घर पर नहीं हैं, किसी यात्रा पर गए हुए हैं, चिंता मत करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इन जवाबों ने रचना के मन में चिंता बढ़ा दी थी। वह जल्द से जल्द अपने माता पिता से मिलना चाहती थी, अपने पिता को जन्मदिन की शुभकामना देना और माँ कमला को गले लगाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद बारिश थम जाती है और बेटी रचना और निहार ने भारत के लिए निकलने का फैसला किया। रास्ते में फ्लाइट में बैठी रचना अपने बचपन की यादों में खो जाती है। उसे याद आता है कि किस प्रकार उसके माता पिता ने उसे बचपन में हर छोटी बड़ी खुशी दी थी। वह अपने बचपन की बातों को याद करने लगती है। वह बचपन में गांव सूरजपुर में अपने भाइयों के साथ खेलती थी तो कभी अपने माँ के साथ रसोई में मदद करती थी। वह अपने पिताजी के साथ खेतों पर जाती थी और उन्हें कामों में हाथ बटाती थी। मनोहर और कमला अपनी बेटी पर गर्व करते थे। रचना पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और संस्कारों में भी बहुत तेज थी। जब उसका कॉलेज खत्म हुआ तो मनोहर और कमला ने उसकी शादी करने का फैसला किया। जब लड़के वाले उसे देखने आए तो उसकी सादगी और शालीनता देखकर तुरंत उसे पसंद कर लिया। कुछ महीनों बाद शादी धूमधाम से हो गई और रचना का जीवन निहार के साथ नई शुरुआत की ओर बढ़ गया। निहार स्वभाव से बहुत अच्छा लड़का था और रचना को हर पल सम्मान देता था। शादी के कुछ समय बाद निहार को विदेश में नौकरी मिल जाती है। वह रचना को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उसके लिए वीज़ा प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, इसलिए निहार अकेले ही विदेश चला गया। कुछ महीनों बाद रचना का वीज़ा भी बन जाता है। विदेश जाने से पहले उसने सोचा कि वह अपने माता पिता से मिलकर उनका आशीर्वाद लें। रचना ने विदेश जाने से पहले अपने माता पिता मनोहर और कमला से मिलने का निश्चय किया। जब वह उनसे मिली तो वह फूट फूट कर रोने लगी। मनोहर ने उसे समझाया कि बेटी, तुम क्यों चिंता करती हो, तुम्हारे भाई भाभी हैं ना हमारा ख्याल रखने के लिए, और हम इतने बूढ़े भी नहीं हुए हैं कि अपना ख्याल ना रख सकें। तुम निश्चिंत होकर विदेश जाओ। मित्रों, भारी मन से रचना ने माता पिता से विदा ली और अपने पति निहार के साथ विदेश चली गई। इस बीच 2 साल बीत जाते हैं। इन 2 वर्षों में रचना के मन में माता पिता से मिलने की चाह और बढ़ती गई। कोरोना महामारी के कारण वह अपने देश नहीं आ सकती थी, लेकिन जब परिस्थितियां सामान्य हुई तो रचना ने अपने पति निहार के साथ भारत लौटने का निर्णय लिया और वह पूरे उत्साह और खुशी के साथ अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। घंटों का सफ़र तय करने के बाद जब वो अपने घर पहुंची तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने आवाज़ लगाई, माँ, पापा, भैया, भाभी, आप लोग कहाँ हैं? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे घर के पुराने नौकर रामू दिखाई दिए। उसने तुरंत पूछा, रामू काका, मम्मी पापा कहाँ हैं? और भैया भाभी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये सब कहाँ गए हैं? रामू ने धीरे से जवाब दिया, बेटी, बड़े साहब और बड़ी मालकिन कहीं घूमने गए हैं। छोटे मालिक और छोटी मालकिन मंदिर में पूजा करवा रहे हैं। आज बड़े साहब का जन्मदिन है ना। मित्रों, यह सुनकर रचना तुरंत अपने पति से कहा, निहार, चलो हम भी मंदिर चलते हैं, पापा के लिए कुछ पूजा कर लेते हैं। रचना और निहार मंदिर जाते हैं, लेकिन वहाँ उसके भैया भाभी नहीं मिले। तब रचना ने सोचा शायद वह किसी दूसरे मंदिर में गए होंगे।
लेकिन तभी उसे अपने पिता की इच्छा याद हो आई। उन्होंने कई बार रचना के सामने अपनी इच्छा जताई थी कि उनका जन्मदिन अनाथालय में ज़रूरतमंदों को गिफ्ट और कपड़े बांटकर मनाया जाए। ऐसी उसके पिता की इच्छा थी। रचना ने निहार से कहा, पापा को यही सबसे अधिक खुशी देता है, क्यों न हम इस बार उनकी इच्छा पूरी कर दें। निहार ने मुस्कुराते हुए सहमति दी। मित्रों, दोनों बाजार गए, कपड़े, मिठाइयाँ और कुछ गिफ्ट खरीदे। फिर वह वापस एक अनाथालय में गए। वहाँ के बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताया, सबको उपहार भेंट किए। अनाथालय के लोग मनोहर के लिए ढेर सारा आशीर्वाद देने लगे। रचना का दिल भर आया। उसे खुशी थी कि उसने अपने पिता की इच्छा पूरी कर दी, लेकिन एक अजीब सा खालीपन भी था। उसने सोचा, अगर पापा होते तो यह सब खुद करते तो कितना अच्छा लगता। जब वे अनाथालय से लौट रहे थे तो रचना की नज़र अचानक सड़क के किनारे बैठे एक बुजुर्ग दंपति पर पड़ी। उसने चौंक कर कहा, निहार, गाड़ी रोको। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे मम्मी पापा यहाँ हैं। गाड़ी रुकने के बाद रचना उनके पास गई। सामने जो दृश्य था उसे देखकर रचना सन्न रह गई। मनोहर और कमला सड़क के किनारे बैठे थे। उनके कपड़े मैले कुचैले और फटे पुराने थे। चेहरे पर थकान और उदासी की लकीरें साफ झलक रही थी। रचना ने कांपते हुए पूछा, पापा, यह सब क्या है? आप यहाँ इस हालत में क्यों हैं? घर पर भैया भाभी कहाँ हैं? किसी ने सच ही कहा है मित्रों, दुर्बलता से व्यक्ति का अपना सम्मान खो जाता है। सम्मान खोने पर रिश्ते टूट जाते हैं। रचना को एहसास हुआ कि माता पिता की सबसे बड़ी संपत्ति उनकी संतान होती है, लेकिन संतान अपनी जिम्मेदारी ना निभाए तो माता पिता अकेलेपन और उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। अपने माता पिता को इस हालत में देखकर रचना का दिल अंदर से टूट जाता है। रचना अपने माता पिता को ऐसी हालत में देखती है तो उसका दिल दर्द से भर जाता है। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगता है। उसने माता पिता को गले से लगाकर कहा, माँ, पापा, यह सब कैसे हो गया? आप लोग इस हालत में कैसे आ गए? मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे सब कुछ बताइए, आपके साथ क्या हुआ? कमला ने अपनी बेटी को चुप कराते हुए कहा, बेटी, कहाँ से शुरू करूं? तुम्हारी शादी के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। तुम्हारे पापा मनोहर जब रिटायर हुए तो हमें लगा कि अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे और सुकून भरी जिंदगी जिएंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पापा घर पर रहने लगे तो तुम्हारी भाभी नेहा ने हमें ताने मारने शुरू कर दिए। उसे हमारा घर में होना बोझ लगने लगा। धीरे धीरे तुम्हारा भाई अमन भी उसकी बातों में आ गया। कमला की आवाज़ कांपने लगी। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, तेरी भाभी ने हमें घर के सारे कामों में लगा दिया और खुद सहेलियों के साथ किट्टी पार्टी और घूमने फिरने में व्यस्त रहती थी। और जब हमें थकावट होती थी तो ताने मारकर हमारा दिल दुखाती थी। खाने के नाम पर हमें बासी भोजन दिया जाता था। अगर कभी मैं चोरी छुपे ताज़ा खाना खा लेती तो मेरे हाथ से छीन लेती थी। रचना के दिल में गुस्सा उमड़ पड़ा, लेकिन उसने खुद को शांत रखते हुए कहा, माँ, फिर तुम्हारे साथ किया हुआ आप लोग यह सब क्यों सहन करते रहे? कमला ने कहा, बेटा, तेरे पापा को इतनी मेहनत और बासी खाना खाने की वजह से ठंड में सर्दी लग गई थी। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। मैंने तेरे भाई से दवा के लिए पैसे मांगे, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि बुढ़ापे में बीमारी तो होती ही है, इसे सहन करो। मेरे पास पैसे नहीं हैं, परेशान मत करो। कमला की आंखें छलछला उठी। उसने कहा,
तेरे भाई के यह सब सुनकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अपने गहने बेचकर तेरे पापा का इलाज करवाया। फिर भी बेटा हालत खराब होती चली गई। जब तुम्हारे पापा को कोरोना हुआ तो तेरे भाई और भाभी ने हमें घर से निकाल दिया और कहने लगे कि हम घर में बीमारियां फैला देंगे। रचना ने अपने माता पिता को और मजबूती से गले से लगा लिया। उसकी माँ ने आगे कहा, बेटा हम दोनों बेबस होकर दर दर भटकते रहे, अपने गहने बेचकर तुम्हारे पापा का इलाज करवाया, लेकिन इस उम्र में कोई काम देने को तैयार नहीं है। मजबूर होकर हमें भीख मांगनी पड़ी। बेटा यह बहुत दर्दनाक है कि अपने ही बेटे के होते हुए हमें यह दिन देखना पड़ा। मित्रों, यह सब सुनकर रचना का दिल चीखने लगा। उसने अपने माता पिता से कहा, माँ पापा अब बहुत हो गया, आप मेरे साथ चलिए। उस घर में आप नहीं लौटेंगे जहाँ आपको ताने दिए गए हैं और बेइज्जत किया गया है, लेकिन जिस घर को आपने अपने खून पसीने से बनाया है वहाँ लौटना आपका अधिकार है। मैं देखती हूँ कि कौन आपको वहाँ से निकालता है। कहते हैं दोस्तों, जो संतान अपने माता पिता का अपमान करते हैं उसे जीवन में कभी शांति और संतोष नहीं मिलता। माता पिता हमारी जड़ें हैं, उनकी अनदेखी करना ऐसा ही है जैसे अपने जीवन के आधार को खोखला करना। रचना ने जब अपने माता पिता को बदहाल स्थिति में पाया तो उसने ठान लिया कि वह उन्हें उनका सम्मान और अधिकार वापस दिलाकर रहेगी। माता पिता को लेकर घर लौटने से पहले उसने अपने नौकर रामू को फोन किया और कहा, रामू घर को अच्छे से साफ सुथरा कर देना, आज मेरे मम्मी पापा का जन्मदिन है, मैं उन्हें लेकर आ रही हूँ। मित्रों, रामू तुरंत तैयारी शुरू कर दी और जब रचना अपने माता पिता को लेकर घर पहुंची तो घर साफ सुथरा और सजा हुआ था। रंगोली बनी हुई थी और दीप जलाए गए थे। रचना ने अपने माता पिता से कहा, माँ और बाबूजी, अब से यह घर फिर से आपका है, इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। रचना और उसके पति निहार ने मिलकर जन्मदिन का शानदार आयोजन किया। निहार ने होटल से मनोहर और कमला की पसंदीदा चीज़ें मंगवाई। इतने दिनों बाद मनोहर और कमला ने स्वादिष्ट और ताज़ा भोजन किया। उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में संतोष था। जन्मदिन का यह जश्न उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। उन्होंने रचना और निहार को गला लगाते हुए कहा, बेटा आज तुमने हमें वह खुशी दी थी जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। भगवान हर माता पिता को ऐसी बेटी और दामाद दे। शाम से रात हो गई, लेकिन रचना का भाई और भाभी अभी तक घर नहीं लौटे थे। देर रात लड़खड़ाते हुए कदमों से अमन और नेहा घर में दाखिल होते हैं। जैसे ही उन्होंने मनोहर और कमला को देखा, उनका गुस्सा फूट पड़ा। नेहा एकदम से चिल्ला पड़ी, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? कौन लेकर आया आपको यहाँ? रचना का गुस्सा भी अब फूट पड़ा था। उसने जवाब दिया, अमन, यह घर तुम्हारा नहीं है, यह मेरे मम्मी पापा का घर है। उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है, तुम्हें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। और सुन लो, मम्मी पापा ने तुम्हें अपनी वसीयत से बेदखल कर दिया है, अब तुम्हारा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। मित्रों, रचना की बात सुनकर नेहा भी चिल्लाने लगी, आप लोग यहाँ से निकल जाइए, वरना हम आपको पहले की तरह बाहर फेंक देंगे। रचना ने गुस्से में कहा, अब मैं देखती हूँ कि मेरे मम्मी पापा को इस घर से कौन निकालता है। यह कहते हुए उसने नेहा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। नेहा जमीन पर गिर पड़ी और रचना ने अमन से कहा, यह घर मेरे माता पिता का है और अब यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अपना सामान बांध लो और यहाँ से निकल जाओ।
यह सब सुनकर अमन ने अपने पिता मनोहर के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा, पापा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे घर से मत निकालिए, मुझे वसीयत से बेदखल मत कीजिए। लेकिन मनोहर का दिल अपने बेटे के लिए कठोर हो गया था। उन्होंने कहा, अमन आज मैं समझता हूँ कि मेरा कोई बेटा नहीं है। अगर मेरे जीवन में कोई है तो वह मेरी बेटी रचना है, जिसने हमें सम्मान और सहारा दिया है। अब तुम और तुम्हारी पत्नी इस घर में रहने के लायक नहीं हो। रचना ने तुरंत अपने पति निहार से कहा, इन्हें यहाँ से बाहर निकालो, यह इसी का हकदार है। निहार ने पुलिस को बुलाकर अमन और नेहा को घर से बाहर निकलवा दिया। कुछ दिनों तक रचना अपने माता पिता के साथ रही। फिर विदेश लौटने से पहले उसने कहा, पापा आप हमारे साथ चलिए, मैं और निहार आपका पूरा ख्याल रखेंगे। मनोहर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यह घर मेरी पहचान है, मैंने इसे तिनका तिनका जोड़कर बनाया है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। रचना ने भारी मन से विदा ली और विदेश लौट गई। उसने अपने माता पिता से वादा किया कि वह हमेशा उसकी खोज खबर लेती रहेगी और हर ज़रूरत में उसके साथ खड़ी रहेगी। मित्रों, कहते हैं माता पिता भगवान के समान होते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है उसके जीवन में हर प्रकार की सफलता स्वयं चलकर आती है। माता पिता अपने बच्चों के लिए जीवन भर त्याग करते हैं। उनका तिरस्कार करना, उन्हें अपमानित करना संतान के जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। समाज में नैतिकता और संस्कार तभी टिके रह सकते हैं जब हम अपने परिवार का सम्मान करेंगे। दूसरी बात, जैसा बोओगे वैसा ही काटने को भी मिलेगा। अमन और नेहा को अपने कर्मों का फल मिल गया और रचना ने यह साबित कर दिया कि सच्चा संतान वही है जो अपने माता पिता को उनका सम्मान और अधिकार दिलाए। बुढ़ापे में माता पिता को अपने बच्चों से इज्जत और सम्मान पाने के लिए न केवल बच्चों को अच्छे संस्कार देने की आवश्यकता है, बल्कि खुद भी ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए जो उसके सम्मान को बनाकर रख सके। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। इन 10 बातों को हर माता पिता को अपने जीवन में याद रखना चाहिए। यदि यह 10 बातें हर माँ बाप अपने जीवन में याद रखते हैं तो बुढ़ापे में कभी उन्हें दुख नहीं मिलता है, उनकी संतान कभी उसे परेशान नहीं करती है। दोस्तों, इन अनमोल 10 बातों को आप अभी से लिख कर रख लीजिए। पहली बात, बचपन से ही बच्चों को अच्छे संस्कार और नैतिक शिक्षा दें। बच्चों को शुरू से ही माता पिता, बुजुर्गों और अन्य लोगों का सम्मान करना सिखाएं। उदाहरण के लिए, जैसा व्यवहार आप बच्चों से चाहते हैं वैसा ही व्यवहार खुद से भी करें। बच्चे माता पिता से बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों को सिखाएं कि धन और मेहनत का सम्मान करना चाहिए। इससे वे भविष्य में आपके संघर्ष को समझ पाएंगे। दूसरी बात, बचत और निवेश करें। समय समय पर अपने भविष्य के लिए बचत करें। एक वित्तीय योजना बनाएं ताकि आप बुढ़ापे में किसी पर निर्भर न रह सकें। बच्चों को धन के सही उपयोग और महत्व के बारे में बताएं ताकि वे आर्थिक रूप से भी आपके प्रति जिम्मेदार रहें। अपनी संपत्ति को पूरी तरह से स्थानांतरित करने से पहले बच्चों के व्यवहार को पूरी तरह से समझ लें। अपनी ज़रूरत और अपने अधिकार बनाकर रखें। नंबर 3, बच्चों के साथ संवाद करें। उनके साथ दोस्ताना रिश्ता बनाकर रखें। उनके साथ समय बिताएं तो रिश्ता मजबूत रहेगा। बच्चों को डांटने या दबाने के बजाय उनकी भावनाओं को समझें। बच्चों के साथ ऐसा संबंध बनाएं कि वो अपनी समस्याएं और अपनी बातें आपके साथ खुलकर साझा कर सकें। नंबर 4,
नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच करवाएं, अपनी शारीरिक फिटनेस को बनाकर रखें, आत्मनिर्भर बने। जब तक संभव हो अपने छोटे मोटे काम खुद से करने की आदत डालें। यह आपके बच्चों को आपके प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण देता है। नंबर 5, बच्चों के व्यक्तिगत जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। उन्हें उनकी स्वतंत्रता का अनुभव करने दें। अपनी राय तभी दें जब बच्चे आपसे मार्गदर्शन मांगें। नंबर 6, यदि आपके कई बच्चे हैं तो उनमें पक्षपात ना करें। यह आपके रिश्तों में दूरी लाने से बचाएगा। संपत्ति का वितरण निष्पक्ष रूप से करें। इससे बच्चों के बीच झगड़े की संभावना कम होगी। नंबर 7, बच्चों को धर्म और संस्कृति का महत्व सिखाएं। नैतिक शिक्षा उन्हें सही और गलत का भेद करना सिखाएगा। बच्चों को दान और सेवा के कार्यों में शामिल करें। इससे भी दूसरों के प्रति संवेदनशील बनेंगे। नंबर 8, बच्चों के साथ रिश्ते में प्यार और सम्मान बनाकर रखें। उनका मार्गदर्शन करें, लेकिन उसका स्वतंत्रता का सम्मान करें। नंबर 8, बच्चों के साथ रिश्ते में प्यार और सम्मान बनाकर रखें। उनका मार्गदर्शन करें, लेकिन उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करें। बच्चों के साथ हर विषय पर खुलकर बात करें ताकि वह आपको दूर ना समझे। नंबर 9, बच्चों से बहुत अधिक अपेक्षाएं ना रखें। अगर वह किसी समय आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं तो नाराज होने की बजाय उन्हें समझाएं। अगर बच्चे किसी कारणवश दूर रहते हैं तो उनके साथ संपर्क बनाए रखें। नंबर 10, बुढ़ापे में दूसरों पर कम निर्भर रहने की कोशिश करें। अपने शौक, रुचियां और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहें। इससे बच्चे आपको प्रेरणादायक मानेंगे। जैसा बोओगे वैसा ही काटने को मिलेगा। बच्चों को बचपन में सिखाएं कि माता पिता का सम्मान करना, उनकी सेवा करना न केवल कर्तव्य है बल्कि उनके जीवन को भी धन्य धान्य बनाता है। कहते हैं, माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है। बच्चों को अपने संस्कारों और नैतिकता का ऐसा बीज दें जो आपके बुढ़ापे में भी फलदायी हो। तो दोस्तों, अगर इन 10 बातों को आप अपने जीवन में पहले से ही उतार कर रख लेते हैं तो याद रखना, आपके होने वाले बच्चे बुढ़ापे में कभी आपको तकलीफ नहीं देंगे और आप बुढ़ापा में कभी कष्ट का अनुभव नहीं करेंगे। यह 10 बातें आपके बच्चों की ज़िंदगी सुधार देगी और आपके जीवन को भी बेहतर बनाएगी। तो चलिए, इस वीडियो में आपको क्या सही लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और इसी तरह की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। आप सभी दर्शक बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।